में सब्स्टिट्यूशन से ये कैसे अलग है, ठीक है। तो पहली चीज तो दोनों रिएक्शन आप सब्स्टिट्यूशन में देख रहे थे कि वहां पे अगर हम सिंपल बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली इस टाइप से रिएक्शन थी कि ए बी से कोई सी रिएक्ट करेगा। नॉर्मल अगर बात करें तो ए सी बन सकता है एंड बी लिविंग ग्रुप था जो बाहर निकल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। बट आप एलिमिनेशन में देखोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। मतलब सिस्टम से कुछ एलिमिनेट हो रहा है। पहली चीज तो ये है। जैसा कि सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 था, सिमिलर वे यहाँ पे भी आपका E1 और E2 होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग दो रिएक्शन देखने वाले हैं, E1 एंड E2, और ये सिमिलर होता है SN1 एंड SN2। जो डिफरेंस होगा उसकी तो बात करेंगे, इसलिए तो इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं। तो ये सिमिलर वे में SN1 जैसा होता है और ये SN2 जैसा होता है, ठीक। यहाँ पे आपने एक नया वर्ड देखा होगा, मैंने बेस लिखा है, ठीक है ना। और SN1 में हमेशा न्यूक्लियोफाइल लिखा जाता था, ठीक है ना। सारे रिएक्शन हो जाएगा तो हम लोग एक लास्ट लेक्चर में SN1 वर्सेस SN2, ठीक है, E1 वर्सेस E2, या फिर सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। बेसिकली अभी ये समझते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर हम बात करें, सपोज हम लोग E1 की बात कर लेते हैं सबसे पहले, E1, ठीक। तो E1 में अगर हम लोग ले लें कि E1 ऑफ एल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। तो RX में क्या होगा, इस तरह से जो लिविंग ग्रुप है वहां पे क्या आ जाएगा, एक हैलोजन आ जाएगा। हैलोजन कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको अगर E1 है तो हम यहाँ पे लेट से ETOH लेते हैं, हीट लेंगे। हीट क्यों लेते हैं इसका भी रीजन आगे डिस्कस करेंगे। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका इस तरह से एल्कीन बन जाएगा। तो एलिमिनेशन में एक चीज पक्का है हमेशा कि एल्कीन फॉर्म होने वाला है, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन के लिए कंडीशन क्या क्या है, ठीक है ना। तो कंडीशन ये है, अगर मैं सीधा सीधा आपको यहाँ से समझाऊं कि ये बना कैसे होगा, तो इस रिएक्शन का हाइड्रोजन, ठीक है, ये जहां हेलोजन लगा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन, और उसके नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं बीटा पोजीशन। तो बीटा का हाइड्रोजन एंड अल्फा का एक्स, ये दोनों अगर हटा तो सीधा सीधा यहाँ क्या बना, यहाँ रिमूव क्या हुआ, HX रिमूव हुआ, और सीधा सीधा ये यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो एल्कीन बन गया। ये डायरेक्ट हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये बना कैसे होगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर हम जब E1 की बात करें तो E1 में आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये जो कार्बन है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेता हूँ। अगर हम बात करें तो आपके पास इस तरह से दो चीजें रिक्वायरमेंट है इसकी। जिस पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, जैसे अभी X था, ठीक है ना, तो वो X यहाँ होना चाहिए, और एक हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिज्म देख रहे हैं हम लोग E1 का। इस मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है बेस। बेस जो हमने लिया था, क्या लिया था, ETOH। ये बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ऐसा नहीं, इसमें ना बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग ETOH लिए हैं, तो ETOH एक वीक बेस है, तो वीक बेस डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, ठीक है ना।
तो सबसे पहले केस में क्या बनेगा, आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होंगे। अगर E1 होगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होंगे, मतलब यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है, लिविंग ग्रुप अभी क्या था अपना X-, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया और ये हाइड्रोजन अभी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन अभी है ही यहाँ पे। ठीक है, ये पहला स्टेप है इसका, और यही वाला स्टेप इसमें RDS है। इसलिए E1 के रेट की जब बात की जाएगी तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और फर्स्ट स्टेप में देखो क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो E1, रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बोकेटाइन। तो ऐसा ही बिल्कुल SN1 में भी होता था। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यहां से चेंजेस है SN1 के और E1 के। ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अब आप ले रहे हो बेस, और बेस क्या था अपना ETOH। ठीक है, ETOH एक वीक बेस है। ठीक है ना, तो वीक बेस क्या करता है, ये वाले जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहां से जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से H+ बाहर आएगा, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, और आपके पास यहाँ जो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो उस केस में आपको क्या बन जाएगा, सीधा सीधा एल्कीन मिल जाएगा और साथ में एक H+ मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला स्टेप काफी फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि आप देखो ये एक चार्ज मॉलिक्यूल है और ये क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो चार्ज से न्यूट्रल काफी फास्ट होगा। तो बेसिकली अगर हम इसको रियल एग्जांपल से समझें तो रियल एग्जांपल अपने पास क्या था, अपने पास था इस तरह से टर्शियरी क्लोराइड ले लेते हैं। इसमें हमने पहला स्टेप बोला कि क्या होगा, RDS होगा, जो काफी स्लोएस्ट स्टेप होगा। इसमें पहला स्टेप क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बेस ले रहे हो वो बेस बीटा का हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये वाला अल्फा होता है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, बीटा। तो बीटा वाला हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाए, पॉजिटिव निगेटिव क्या कर लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से H+ निकाल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ H+ लिखा हूँ, तो H+ निकल रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, और ये पॉजिटिव पहले से है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा, तो आपको एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आप क्या क्या सीखे, देखो एक तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन में आपने ये देखा कि पहला स्टेप RDS है। ठीक है, तो रेट के लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, RX। ठीक है, और अगर हम लोग ऑर्गेनिक में रेट निकालते हैं तो इंटरमीडिएट से निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन नहीं रहेगी। अच्छा, E1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो आपका कॉन्सेंट्रेशन बेस नेक्स्ट स्टेप में आया है, देख सकते हो आप बेस कहाँ आया है, नेक्स्ट स्टेप में आया है। पहले RDS जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप RDS है, काफी स्लो है। स्लो क्यों है, क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्ज बनने जा रहा है, तो ये स्टेप नहीं होना चाहेगा। होता क्यों, क्योंकि हीट गिवन होते हैं। तो एनीवे आपको पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो यही वाला स्टेप आपका RDS है। पॉइंट ये है कि इस सबस्ट्रेट का बेस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो पहले स्टेप में हम क्या बोलेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली सबस्ट्रेट के एंड सबस्ट्रेट। तो पावर 1 है, इसीलिए ऑर्डर क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, और इसलिए E1 से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन नहीं होगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये पॉइंट यहां से निकल के आया, पहला स्टेप। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर से रिएक्शन में जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आप क्या हुआ इस रिएक्शन में, आप देखोगे तो इसमें सेकेंड स्टेप काफी फास्ट हो गया। पहला स्टेप में एलिमिनेशन बना। अब इसमें आप देखो कि जब फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे RDS में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो एज यू नो
कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो कार्बोकेटाइन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हमेशा याद रखनी है, वो क्या है? रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो कार्बोकेटाइन जब कभी भी बनेगा तो रीअरेंजमेंट हम कराएंगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हमारे पास यहाँ पे Cl लगा है, ठीक है, तो पहला स्टेप एज यू नो RDS था, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रिएजेंट क्या दिया रहेगा? ETOH एंड हीट गिवन होगा। तो पहला स्टेप आप जानते हो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। अब देखो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कितनी है? स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अल्फा एच से। तो अल्फा एच कितनी है इसकी? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल 4 अल्फा एच है। अगर हम इसको हाइड्राइड को शिफ्ट कर दें तो एक न्यू कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा जिसकी स्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी? चेक करो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने हो गए? 8 अल्फा एच। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ। अब उसके बाद आपको क्या करना है? इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो भी पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जितने भी आपके क्या हैं, सब बीटा पोजीशन हो गया। अब ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। तो अगर हम लेट से बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 2 एंड बीटा 3 तो सिमिलर है, सिमिलर पोजीशन है, लेकिन बीटा 1 सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। बीटा 1 सिमिलर नहीं है। तो अगर बीटा 1 से आप लोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ठीक है, मैं बीटा 1 से यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा हूँ, समझ पा रहे हो? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कौन लेगा? बेस। बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो। अब लेट से अगर बीटा 2 और बीटा 3 से अगर निकलता, सपोज बीटा 2 से निकलता, तो बेस क्या करता? इस बीटा 2 का हाइड्रोजन लेता, तो डबल बॉन्ड देखो कहाँ बनता? क्या यहाँ बन जाता? अब दोनों में अल्फा एच बता दो, किसमें अल्फा एच कितना है? यहाँ पे अल्फा एच, एल्कीन का अल्फा एच पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट एल्कीन बना है, तो हमें पता करना है कि कौन सा एल्कीन मेजर है। तो हम अल्फा एच से बता सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो इसमें अल्फा एच कितने हो गए? 9 अल्फा एच हो गए। तो इसी प्रोडक्ट को क्या बोल दोगे आप? मेजर। बिल्कुल SN1 जैसा कहानी है, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? माइनर एल्कीन। एक और इम्पोर्टेंट बात है, मेजर एल्कीन को एलिमिनेशन में एक नाम है जो साइंटिस्ट ने रूल दिया, सेटजफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेटजफ। Actually, major product is known as Setjov product and minor product is known as Hoffman product. Although question में अगर mention नहीं है तो always go for Setjov product, ठीक है ना, हमेशा क्वेश्चन में यही लिखना है। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन की एक खास बात यह है कि जो माइनर है ना वो भी काम का है, मतलब उसका नाम है एक्चुअल में हॉफमैन प्रोडक्ट। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने अपने अपने नाम पे प्रोडक्ट को दिए हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो हम हमेशा सेट जब बनाएंगे, ठीक है ना। दोनों की क्या कंडीशन है, क्या डिफरेंस है, बस अभी बस इतना आइडिया रखना है कि मेजर प्रोडक्ट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन सेटजफ प्रोडक्ट, सेटजफ एल्कीन। ओके, एनी डाउट हेयर? मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रिएक्शन में एक मेजर होगा जिसका नाम सेटजफ होगा और उसके बाद बाकी जितनी भी प्रोडक्टें होंगी सभी माइनर होंगी एंड ऑल आर नोन एज हॉफमैन प्रोडक्ट। दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम SN रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में ये बातें टर्म नहीं आई थी, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये भी है, हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि और क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो, और डिफरेंस ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन में आप न्यूक्लियोफाइल लेते थे, अगर याद करो आपको, तो न्यूक्लियोफाइल में याद होगा आपको, तो न्यूक्लियोफाइल हम वाटर लेते थे किस केस में? SN1 के केस में, या ROH लेते थे, याद हो अगर SN1 में
जिसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोले, अल्कोहलिसिस बोले या एसीटोलिसिस बोले, याद है? सब आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वगैरह था, याद हो अगर। लेकिन अगर SN2 होता था, ठीक है ना, अभी SN2 की बात नहीं करेंगे, अभी एलिमिनेशन की बात करेंगे E1 में। तो E1 में यही सारी न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाती है? बेस हो जाती है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर हमें बेस रहेगा, H2O रहेगा, ROH रहेगा, जैसे अभी हमने क्या लिया था, देखो ETOH लिया था, ठीक है, तो ये सब एज अ बेस काम करता है। अब जैसा कि आप SN2 में याद करो कि SN2 में हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे स्ट्रॉन्ग और वीक, तो देखो ये न्यूट्रल है तो वीक है। लेकिन याद है अगर हम KOH लेते थे तो KOH एक आयनिक कंपाउंड है, K प्लस एंड OH माइनस, या डायरेक्ट SH माइनस ले लेते थे या डायरेक्ट RO माइनस ले लेते थे। तो ये सब जो नेगेटिव स्पीसीज है ऑल आर नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो किसमें यूज होता था? SN2 में। एग्जैक्टली ऐसे भी यहाँ है। E2 के केस में हम लोग क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग लेंगे, वहां पे लेंगे अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH है तो समझ जाना है क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर वाटर है या ROH है तो समझ जाएंगे वीक बेस। अब एक डाउट होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि SN1 हो रहा है या E1 हो रहा है? तो इसके लिए आपको हमेशा क्या गिवन रहेगा? हीट गिवन रहेगा, ये डेल्टा का साइन गिवन रहेगा एलिमिनेशन में। तो सिंपल सा यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक्वस रिएक्शन फेवर, ठीक है, SN रिएक्शन फेवर एक्वस मीडियम, ठीक है, एंड हीट, हीट रहेगा तो कौन सा फेवर होगा? एलिमिनेशन। एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि अगर आपके पास हीट गिवन है तो एलिमिनेशन होगा, चाहे वो E1 हो या E2 हो। E1 E2 डिपेंड करेगा कि आपका बेस कैसा है। बेस अगर आपका न्यूट्रल है दैट इज नोन एज वीक बेस, एंड वीक बेस गो फॉर E1। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक OH हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे E2, तो वहां पे और डिटेल में जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है ये। बट आप अभी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि न्यूट्रल बेस वाटर विथ हीट। सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी सबस्ट्रेट में आपके पास सिर्फ वाटर गिवन है तो SN1, और अगर वाटर प्लस हीट गिवन है तो क्या करना है? E1। इस पूरे डिस्कशन का केवल इतना सा मतलब है, मतलब ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, और ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर्स इन एक्वस मीडियम एंड लो टेम्परेचर, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर एट हाई टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? तो थर्ड पॉइंट यही था कि आप बेस कौन सा लेने वाले हो। तो इसीलिए जब हमारा हेडिंग क्या था, हमारा हेडिंग में हमने ये लिया था E1। तो E1 लिया है तो इसलिए देखो मैंने क्या लिया है? ETOH लिया है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट अगर करते, ठीक है ना, जैसे यहाँ तो आपका डायरेक्ट ये प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ से HX निकालोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए अभी मैंने बताया कि अगर आप ये ले लोगे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई X है तो उस समय भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। HX यहाँ से निकालोगे तो ये बन गया, ठीक है, यहाँ पे एल्कीन बन गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर बार आपको बीटा पोजीशन का H निकालने से हर बार जरूरी नहीं है कि मेजर मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं, तो कार्बोकेटाइन को पहले रीअरेंज करा लेना है। ऑल्दो आपका इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट सेम आएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे मान के चलो हमने E1 करा लिया, तो E1 में ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कराओगे तो केवल यहीं का HX निकालोगे ना, तो यहाँ के HX निकाल के क्या होगा? ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे, जो कि मेजर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं मेजर हो सकता?
कि जब कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है तो वो रीअरेंज होकर यहाँ आता है, फिर रीअरेंज होकर यहाँ आता है, और तब ये वाला H निकाल के क्या करता है, मेजर प्रोडक्ट देता है। तो थर्ड पॉइंट वही था, सेकेंड पॉइंट वही था कि कार्बोकेटाइन फॉर्म जब होगा तो आपको रीअरेंजमेंट करानी ही करानी है, अगर पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट से अगर लाइक सेकेंडरी से टर्शियरी जा रहा है तो ऑलरेडी अल्फा H क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक। जैसा कि हम लोग का पैटर्न है कि हर रिएक्शन में पहला पैटर्न होता है कि हम लोग रेट के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ इवन रिएक्शन। हाँ बोलो। रीअरेंजमेंट, हालांकि रेट को रीअरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताया है कि इवन क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप है RDS, तो उसमें रीअरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछे हो कि अगर रीअरेंजमेंट होगी, तो रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई लेस कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको पहले मोस्ट कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब जाके उसका आप बीटा H एलिमिनेट करके एल्कीन बनाने वाले हो, ठीक है ना। तो ये काम तब करना है जब हमें प्रोडक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल यही सब है कि मान के चलो कोई कार्बोकेटाइन ये बना, ठीक है ना, तो आपको रीअरेंज करा के पहले ये बनानी है। कोई कार्बोकेटाइन ये बना तो आपको पता है कि ये CPM बनता है, ठीक है। तो ये सारे GOC के टॉपिक हो गए, ठीक है ना। अगर कोई मान के चलो कार्बोकेटाइन ये है तो आपको पता है कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, जो हम हमेशा करते हैं, ये क्वेश्चन हर बार कर रहे हैं। कोई 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसका 6 मेंबर बनाते हैं, ठीक है। ये हर बार ये चीज आ रहा है, दिस इज नोन एज बॉन्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो इस तरह की शिफ्टिंग पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, चार टाइप की रीअरेंजमेंट होते हैं। एक होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है ना, एक होती है आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग, एक होती है मिथाइल शिफ्टिंग, एक होती है फिनाइल शिफ्टिंग, और एक होती है बॉन्ड शिफ्टिंग, ठीक है ना। इन तीनों से क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसीलिए चारों रीअरेंजमेंट के टॉपिक है, ठीक है ना। तो GOC में आपको इसीलिए अब आप समझ पा रहे हो कि GOC में कार्बोकेटाइन क्यों पढ़ाया जाता है। रीजन यही है कि हमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उससे, ठीक है ना। तो हर बार बॉन्ड शिफ्टिंग में मैं ये वाला क्वेश्चन लेता ही हूँ। एक है CPM वाला, दूसरा ये जो 4 मेंबर 5 मेंबर में कन्वर्ट होता है, एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होता है, और थर्ड मेंबर भी रिंग एक्सपेंशन, एंगल स्ट्रेन 0 होता है। ये भी क्या है, रिंग एक्सपेंशन है, और ये आपका क्या है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये तीन केस बॉन्ड शिफ्टिंग वाला है जो हर क्वेश्चन में यूज किया जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं SN1 में करा चुका हूँ ऑलरेडी, और वो भी दो दो जगह करा चुका हूँ। SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में करा चुका हूँ, SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में करा चुका हूँ। तो हर बार ये चीज रिपीट होने वाला है। ऑल्दो हम लोग पहला क्वेश्चन किसका करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रेट से करने वाले हैं। तो क्वेश्चन लिखो, राइट द रेट ऑफ इवन रिएक्शन। अब पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया गया रेट ऑफ इवन रिएक्शन, रेट ऑफ इवन रिएक्शन, तो बताओ। हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन कम से कम चारों रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, रिएक्शन का नाम बदल रहा है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में इवन रिएक्शन की जगह किसी क्वेश्चन में वर्ड यूज कर ले डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये भी वर्ड यूज कर सकता है। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन किसको बोलते हैं, HX को बोलते हैं। HX क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। तो आपको पता ही है, रिएक्शन में मैंने बताया था कि HCl निकलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया E1SN1 जैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आप सीधा सीधा आपको रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं कराना है, क्योंकि आपको पता ही है रेट इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, और रीअरेंजमेंट इज अ फास्ट स्टेप। तो कार्बोकेटाइन बनाओ सीधा सीधा,
और आपको पता है ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी है एंड ये प्राइमरी है, हमेशा रेट 1 2 3। सिमिलर केस यहाँ भी है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, रेट 1 2 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या देखना पड़ेगा, सब में कार्बोकेटाइन तो सेम बनेगा, तो यहाँ पे एक चीज चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। जब ये जाएगा, बेसिकली इवन रिएक्शन क्या रिएक्शन है, एक RL होता है, RLG लिखता हूं मैं, और दूसरा बेस होता है। बेस क्या करता है, मतलब बेस तो हाइड्रोजन को हटाता है, लेकिन रिएक्शन अगर देखा जाए तो रिएक्शन क्या हो रहा है, एल्कीन बन रहा है, ठीक। तो एल्कीन तभी बनेगा ना जब यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो आपको बता रहा हूँ कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस सीरीज के लेक्चर 1 में हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़े थे, जहाँ पे मैंने आपको सबकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी बताया था। तो आप बताओ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, I माइनस। तो रेट किसका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी अगर किसी को डाउट है तो आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करिए, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप एबिलिटी में बताया गया है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है ना। तो I माइनस इज मोर स्टेबल, ठीक है। और उसका रीजन साइज वगैरह था, तो बहुत डिटेल में ये सब चीज बताए हैं। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बार बार आ रहा है, ठीक है ना, हर रिएक्शन में आ रहा है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो रेट किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है। मैं अगर इसको समरी करूँ तो रेट, अगर मान के चलो लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया, तो रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RL, RLG लिखता हूं मैं, इसको RX लिख सकता था, मैं इसको ROH लिख सकता था, ठीक। तो RX मतलब E1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, दिस इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और साथ में इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये ROH होता तो क्या नाम होता, डिहाइड्रेशन। अगर इसी रिएक्शन में अगर हम Cl के जगह OH ले लिए होते, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन। उस समय आप क्या निकाल रहे होते, वाटर निकाल रहे होते। तो वहां भी इसलिए मैं लिविंग ग्रुप लिखा, तो लिविंग ग्रुप आपका हेलोजन भी हो सकता है और OH भी हो सकता है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। या फिर लैंग्वेज में ये क्वेश्चन दे दिया कि रेट ओनली डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट, ये सारे सबस्ट्रेट है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 है। नेक्स्ट हम इसमें अगला पॉइंट ये देखें कि स्टेबिलिटी ऑफ किस पे डिपेंड किया है, कार्बोकेटाइन पे डिपेंड किया है। अगला पॉइंट क्या देखें, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी तो डिपेंड किया है, बेटर लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद देखो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड किया है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे। तो ये सारे पॉइंट रेट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि व्हिच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट E1 रिएक्शन। तो ये सारी बातें बिल्कुल SN1 जैसा ही है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे तो हर रिएक्शन डिपेंड करता है, चाहे वो SN1 हो, SN2 हो, ठीक है, E1 हो, E2 हो, सब में लिविंग ग्रुप एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रीजन क्या है भाई, किसी भी सबस्ट्रेट से अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो कोई फैक्टर डिपेंड नहीं करेगा, सबसे पहले अगर ये निकलेगा तो रेट तो फास्ट हो ही जाना है, चाहे वो SN1 हो, चाहे SN2 हो, चाहे E1 हो, चाहे E2 हो, या दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो। लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एनी रिएक्शन। गॉट इट, एनी डाउट। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग प्रोडक्ट देखने वाले हैं। दूसरा एक और पॉइंट है, एक थंब रूल होता है जो हमेशा से यूज किया जाता है, वो होता है कि बेटर लिविंग ग्रुप वीकर बेस, ठीक है ना, वीकर बेस। जब मैं लिविंग ग्रुप की बात कर रहा था तो ये बात यहाँ कर लेता हूँ, वीकर बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप, ये इसका थंब रूल होता है। अब ध्यान देना, वीकर बेस का मतलब ये वाला बेस, दिस बेस, ये जो लिविंग ग्रुप निकला ना, ये अब बेस बन चुका है, ठीक है। तो ये बेस क्या होना चाहिए,
ये बेस वीकर होना चाहिए। वीक बेस अगर होगा तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, मतलब जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। देखो ये जनरली थंब रूल है कि वीकर बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। अगर ये बात नहीं समझ आती है तो इसी बात को मैंने दूसरे लैंग्वेज में बोला है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी आई माइनस निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल है, आई माइनस निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ गई। इसी बात को दूसरे भाषा में बोलता हूँ, आई माइनस इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये क्या है, आई माइनस क्या है, एक वीकर बेस है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी को आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन में। एनीवे मैं हर जगह इसको बताया ही हूँ डिटेल में। नेक्स्ट लिखते हैं प्रोडक्ट। राइट, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो राइट दी मेजर प्रोडक्ट ही बोलेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आप जानते ही हो मेजर प्रोडक्ट बोलेगा तो क्या बनाओगे, सेट जब बनाओगे। अंडरस्टूड सी बात है कि सेट जब प्रोडक्ट आपको बनानी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ अभी आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैकेनिज्म में मैंने क्या पढ़ाया अभी। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक तो तरीका ये है डायरेक्ट करने का कि सीधा HX निकालना है और अल्कीन बनाना है। लेकिन जब उसकी आप मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म में क्या देखे थे, मैकेनिज्म में सबसे पहले आप इस Cl को हटाते हो, कार्बोकेटाइन बनाते हो, फिर उस कार्बोकेटाइन के बगल वाला बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हो। तो यहाँ पे ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है और ये बीटा 3 है। लेकिन तीनों ही बीटा क्या है, सिमिलर है। ठीक है ना, तीनों बीटा एक जैसे हैं, तीनों बीटा CH3 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 है। तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन अगर हटाओगे तो वहां पे 2 CH3 यहाँ है और एक जगह से हट गया तो क्या बन गया, CH2 बन गया। और उसी को हम डायरेक्ट यहाँ से क्या बोल रहे थे कि X और HX निकाल दोगे तो यही मिल जाएगा। ठीक है, बट मैकेनिज्म इवन है तो हमेशा कार्बोकेटाइन बनाना है। जैसे ये देखो, कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ और फिर उसके बगल वाला H हटानी है। वो वाली H हटानी है जिससे क्या बने, सेटजब प्रोडक्ट बने। सेटजब प्रोडक्ट का मतलब मेजर प्रोडक्ट, और मेजर कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा H। ये मैकेनिज्म जो बताया ना उसी का यूज करना है। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म किस लिए बताया गया है, यूज करना है अभी। तो क्या मैकेनिज्म देखे, फर्स्ट स्टेप अगर इस रिएक्शन का है तो क्या है बताओ, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। राइट, कुछ भी नहीं है और ये फिक्स है। आपको जैसे ही ये दिखा, एक न्यूट्रल कंपाउंड और हीट दिखा, समझ जाना है E1, दैट्स इट। E1 मतलब क्लिक करना चाहिए SN1 जैसा। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन बना दो। दुनिया में जब भी कार्बोकेटाइन बनेगी रीअरेंज होगी, कुछ भी अनऑब्वियस सा नहीं हो रहा है ऑर्गेनिक में। ऐसा कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना है जो रीअरेंज नहीं हुआ। अगर रीअरेंजमेंट से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, अगर कोई कार्बोकेटाइन ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, लाइक ये वाली जो हम लोग एग्जांपल में लिए थे, तो ये ऑलरेडी कितना है, इसमें 9 अल्फा एच है, तो इसको क्यों रीअरेंज कराओगे। बट मेरा पॉइंट ये है कि दुनिया में हर वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब ये चेक करने का क्या तरीका होगा, अल्फा एच है, अल्फा एच, करंट की अल्फा चेक करो, तो अल्फा एच कितना है, 2 अल्फा एच है। अब अल्फा एच चेक करने नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सराउंडिंग हाइड्रोजन चेक करना है, दिस इज GOC पार्ट। ठीक है, हर रिएक्शन में ये चीज रिपीट हो रहा है कि अल्फा एच कैसे चेक करते हैं। ठीक है ना, तो सराउंडिंग में, सराउंडिंग वाले, सराउंडिंग नहीं, एडजेसेंट कार्बन पे जिस पॉजिटिव चार्ज की चेक करनी है उसके एडजेसेंट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। तो एडजेसेंट कार्बन पे देखो ये कार्बन है एडजेसेंट वाला, इस पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 अल्फा एच। इधर क्यों नहीं है, क्योंकि इधर दोनों क्या है, CH3 है। ठीक, तो मैं उस CH3 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, और तब चेक किया तो 2 अल्फा एच, इधर क्यों नहीं है, क्योंकि इधर दोनों क्या है, CH3 है। ठीक, तो मैं उस CH3 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, और तब चेक किया तो 2 अल्फा एच, इधर क्यों नहीं है, क्योंकि इधर दोनों क्या है, CH3 है।
बढ़ चुकी थी हाइपर कंजुगेशन, यानी अल्फा एच। कितना अल्फा एच हो गई बताओ, चेक कर सकते हैं आप फिर से। 2, 1 3, ठीक है, और 3 6, 6 अल्फा एच। अब दिखा 2 से 6 हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ ये एक बात हमेशा याद रखना है। 2 से, हाँ ये वाला 2 से 6 अल्फा एच हुआ, मतलब लेस कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ। ठीक, अब आपको इसके बगल वाला एच हटा देना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो बगल में आपको कितने सारे एच दिख रहे हैं। एक देखो, ये हो गया अल्फा, ठीक है ना, ये बगल वाला हो गया बीटा 1, मैं इसका नाम देता हूँ बीटा 2 और इसका नाम देता हूँ बीटा 3। अब आप देख रहे होगे तीनों बीटा अलग हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि सपोज हमने बीटा 1 से निकाला ऊपर वाले से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। कुछ नहीं करना है, यहाँ से H हटेगा तो H प्लस निकलेगा, ये चार्ज इसको मिल जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा क्या बन सकता है बताओ, अगर हम ये वाला H हटाएं, ये बीटा 2 वाला, ये बीटा 1 वाला था, ये बीटा 2 वाला, बीटा 2 वाला देखो यहाँ का H हटेगा, तो यहाँ का जब H हटाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, कोई दिक्कत। और बीटा 3 वाला क्या होगा बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगी बीटा 3 वाला। समझ में आई। अगर इसमें क्वेश्चन में मेजर बोला है, नहीं भी बोलता तो मेजर ही बनाते, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट सेट जब ही बनाते हैं। तो बताओ कौन सा मेजर है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3? बीटा 3। सिंपल है, ऑर्गेनिक बहुत आसान है, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट हो गया ये। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसमें आपसे यहीं पे अगर मेजर प्रोडक्ट ना पूछ के इस रिएक्शन में पूछ देता नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या आंसर होता। स्ट्रक्चर 3 है, क्या प्रोडक्ट भी 3 ही होंगे, ठीक है। तो उस समय आप क्या पढ़े हो, GI एंड OI, याद है ना। आइसोमर कितने होते हैं, एक स्ट्रक्चरल होते हैं, तो ये तो स्ट्रक्चरल हो गए, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन उसके अलावा स्टीरियो भी होते हैं, स्टीरियो में GI भी होता है और OI भी होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि स्टीरियो के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, रिएक्शन से इंक्लूड होके आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछ देगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको स्ट्रक्चर के साथ अगर किसी में क्या पॉसिबल हो, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो तो उसको भी काउंट काउंट करना है, और ऑप्टिकल पॉसिबल हो तो ऑप्टिकल को भी काउंट करना है। तो आपको स्ट्रक्चर 3 दिख रहे हैं, अब आप इसको बाद में सोचना कि कितने इसमें GI पॉसिबल है, कितने OI पॉसिबल है, और उस सब को ऐड करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम क्वेश्चन सिर्फ आपको क्या दिए हैं, मेजर प्रोडक्ट, तो हम डायरेक्ट ये बना सकते थे, बट मैंने समझाने के लिए इतना सारा किया, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ क्या लिखना है, एक प्रोडक्ट लिखना है और वो मेजर लिखनी है, दैट्स इट। जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया ऐसा, इस तरह से एक क्वेश्चन ले लिया, Cl ले लिए और यहाँ पे ETOH ले लिया, हीट। आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आपको सारे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और उसको काउंट करना पड़ेगा। तो सारे काउंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से HCl निकाल दोगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, और अगर कोई यहाँ से HCl हटाया तो उसको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे बताओ, कितने होंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, कितने प्रोडक्ट होंगे बोलो। 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, इसमें GI है। अब GI पढ़े हो ना, GI तो पढ़ चुके हो ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो ज्योमेट्रिकल के एक्सिस हो सकते हैं
और ट्रांस हो सकते हैं। जो बना स्ट्रक्चर है वो ट्रांस है, तो सिस कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। या हो सकता है कि ई बन सकता है और जेड बन सकता है। तो एनीवे यहाँ से 2 हो गए और यहाँ से 1 हो गया। अच्छा, इसमें जी आई पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नाउ यू रिलेट कि हम जी आई क्यों पढ़े। ठीक, तो आंसर कितना हो गया 3। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं, तो जल्दी से आप मेजर प्रोडक्ट बनाओ। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को हर बार कार्बोकेटाइन बनाना है। अब आप देख रहे हो कि ये कार्बोकेटाइन यहाँ भी ले जाओगे तो वही बनेगा। ठीक है ना, तो क्या कार्बोकेटाइन की शिफ्ट कराने की जरूरत है इस बार। ठीक है, अगर डाउट है तो शिफ्ट कर सकते हो। देखो हाइड्रोजन को मैं शिफ्ट कर लिया, सेम ही हो जाएगा। तो जब भी डाउट हो तो ये चीज आप चेक कर सकते हो, वरना कुछ भी नहीं है। अब हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो बीटा कौन कौन है, बीटा ये है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। एज यू नो कि बीटा 3 से ज्यादा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि बीटा 3 वाला क्या हो जाएगा, इस CH3 की वजह से क्या हो जाएंगे बताओ। हाँ, समझ पा रहे हो, कोई डाउट है इसमें। यही क्या हो जाएंगे, मेजर हो जाएंगे। दूसरा वाला माइनर बन जाएगा किससे, बीटा 1 बीटा 2 से। चाहो तो उसको बना लो, दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। और माइनर का क्या नाम था बताओ, हॉफमैन प्रोडक्ट। यस। और मेजर वाले का, मेजर वाला बहुत फेमस है, सेडजफ। इसका दूसरा नाम है जेटसेफ भी बोलते हैं, जर्मन में जेटसेफ भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो सेडजफ या जेटसेफ, तो दोनों हो सकता है। तो बस सेडजफ बहुत फेमस है, तो सेडजफ किससे देखते हैं, अल्फा एच से देखते हैं। नेक्स्ट बताओ क्या होगा। नेक्स्ट में बताइए आपको 5 मेंबर के बाहर अभी अभी बताया था, 3 रीअरेंजमेंट कभी नहीं भूलनी है आपको। एक सीपीएम वाली बॉन्ड शिफ्टिंग की रीअरेंजमेंट, दूसरा 4 मेंबर डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए कि ये 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है, और 5 मेंबर 6 में कन्वर्ट हो जाता है। बस यूज कर लो इसी कॉन्सेप्ट को, सीधा सीधा क्या बना दोगे। मैं डायरेक्ट करूँ क्या, पॉजिटिव चार्ज देखो 5 मेंबर के बाहर पॉजिटिव चार्ज 6 मेंबर बन जाएगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ, चूंकि ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये बनेगा। ठीक, और एज यू नो कि अगर सेटजप की बात बोला है तो ऑब्वियसली डबल में, बीच में डबल बॉन्ड बनाने से अल्फा एच कितना हो जाएगा, 10 अल्फा एच। इससे ज्यादा अल्फा एच और किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, जबकि मेजर बोला है तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट लिखेंगे। तो कितने लोग का ये प्रोडक्ट सही था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओ। पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद आपके पास अब पॉजिटिव चार्ज अगर आप इधर शिफ्ट करते हो, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज को आप शिफ्ट करते हो ऊपर, तो आपको रेजोनेंस मिलेगा, जानते ही हो अल्फा रेजोनेंस। ठीक है ना, जब रेजोनेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो केस नंबर 12 था उसमें ए पे पॉजिटिव और कहीं बी पे लोन पेयर है तो वहां रेजोनेंस होता है, और बहुत पावरफुल रेजोनेंस होता है। तो ऊपर जाने से रेजोनेंस स्टेबलाइज मिलेगा। ठीक है ना, और नीचे जाने से क्या मिलेगा, नीचे जाने से मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि अगर ये एच हटाऊंगा तो प्रोडक्ट ये मिलने वाला है। राइट, ये प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसमें अल्फा एच तो कम होगी, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा क्या पूछा जाता है, सेडजफ पूछा जाता है। तो ये वाला बनेगा, तो सेडजफ के हिसाब से सेडजफ मेजर ये होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्फा एच काउंट कर लो ज्यादा है, इसमें अल्फा एच क्या है, कम है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट।
बट एनीवे हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट चलता है, सेट जब। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो यही बनानी है हमेशा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सेटजप ने रूल दे दिया, ठीक है ना। सेटजप जो है ना, नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, सेटजप रूल है, ठीक है ना। तो हमेशा सेटजप रूल ही फॉलो करना है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जा सकते हो कि कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होती है, ये भी मेजर है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज मेजर है। बट सेटजप तो ये नहीं कहा ना, सेटजप को किससे मतलब है, नंबर ऑफ अल्फा से, ठीक है। हाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज ये है, रेजोनेंस स्टेबलाइज मेजर प्रोडक्ट फर्स्ट वाला है, एंड सेटजप मेजर सेकेंड वाला है। क्वेश्चन में जब भी मेजर आएगा आपको सेटजप ही बनानी है। दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन दिया गया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा हूं, जब भी इस चीज को दिमाग में बैठा लो, 5 मेंबर रिंग नेक्स्ट टू पॉजिटिव चार्ज, उस केस में आपको रिंग को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो रिंग एक्सपेंड का मतलब ये होता है कि आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करो और यहां से जोड़ दो, ठीक है। देखो मैं अभी कर रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे कैसे हुआ। क्या नहीं बदला ये बताओ, ये नहीं बदला, ये बॉन्ड 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 नहीं बदला, बदला क्या बताओ। समझ आया ये चीज। अब सपोज हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2, ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाओ बताओ भाई, 6 पे। ये बात समझ आई। अब इसको समझने के लिए आप क्या करो, बॉन्ड को कैसे ब्रेक करो। ये जो अपना बॉन्ड था इसको हमने ऐसे ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बना, 1 2 में अट्रैक्शन हो गया, लेकिन ये 6 पोजीशन पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया ये चीज। अब इसी को मैं थोड़े अच्छे से लिख दूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखोगे तो 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। अब बताओ, 1 पे 2 मिथाइल है, ये 1 है तुम्हारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 6 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बताओ। उसके बाद क्या शिफ्ट करूं, मिथाइल शिफ्ट करूं। तो मिथाइल शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, तुम फेज 1 से हो या फेज 2 से हो, 11th वाला, 11th में किस में थे। तो ये जीओसी तुम क्लास अटेंड नहीं किया था क्या मेरा। अच्छा तुम वही वाले हो ना, क्या नाम था तुम्हारा यार, नाम भूल रहा हूँ तुम्हारा। डीके फैन क्लब क्या था, वीके फैन क्लब बोला ना। चलो, अच्छा अच्छा अभी तो अच्छा, चलो अब समझ आया पक्का। हाँ तो देखो हम यही किए हैं। अब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये फाइनल क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया। अब आपके पास यहां से H निकाल सकते हो, ठीक है, सारे सराउंडिंग वाला निकाल सकते हो, तो 3 बनेंगे। तो मैं बस एक बनाया था, तो बीच वाला बनाने से हमको प्रोडक्ट मिल गया था, ठीक है ना। इधर इधर से बनाओगे तो 3 बनेगा, ठीक है। हालांकि यही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ भी दिया था, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी वही है। देखो दोनों के सबस्ट्रेट अलग है लेकिन प्रोडक्ट सेम है, यहाँ भी ये मेजर हुआ था, फिफ्थ में भी वही मेजर है। तो अगेन यहाँ पे नंबर पूछेगा तो टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर।
ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जल्दी से करो। सारे हाई टेम्परेचर है, देख रहे हो, 60 डिग्री लिख दिया हूँ। सिंपल सिंपल हीट लिख सकता है या टेम्परेचर मेंशन कर सकता है। कितना हाई होना चाहिए, अगर ये आपके माइंड में आ रहा है तो 25 डिग्री से अगर कम है तो वहां पे रिएक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक ठीक है ना, 25 डिग्री से कम होगा मतलब लो टेम्परेचर हुआ, जान ही रहे हो 25 रूम टेम्परेचर हुआ तो लो टेम्परेचर हुआ ये, तो सब्स्टिट्यूशन होता है लो टेम्परेचर पे। इसलिए देखो SN1 और SN2 में हीट का नाम भी नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही ग्रेटर देन 25 हो गया, ठीक है ना, 25 से अगर ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो 25 से अब जब जब ज्यादा होगा उस केस में, यहाँ पे साइन को ऐसा बना लेते हैं कि 25 से लेस होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। और अगर 25 से ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो सकता है, तो 25 टू 50 हो सकता है जनरली, या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक रेंज बना लेते हैं 50 से अगर ग्रेटर हो जाए, ठीक है ना, 50 से अगर ग्रेटर हो जाए तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना, मतलब हाई टेम्परेचर कम से कम कितना चाहिए, 50 से ज्यादा ही चाहिए। तो देखो मैंने 60 लिया है और 80 लिया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों के बीच में हो जाए, ठीक है ना, दोनों के बीच में हो जाए, टेम्परेचर जो है 50 से कम हो, ठीक है ना, 50 से कम हो टेम्परेचर, इसके रेंज में आ जाए, उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आपका दोनों रिएक्शन हो सकता है, E1 भी हो सकता है और SN1 भी हो सकता है। तो ये टेम्परेचर रेंज है, बेसिकली आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन फेवरेबल होता है और लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होता है। ठीक है, मैं लास्ट में इसके एग्जैक्ट रीजन भी बताऊंगा। एक्चुअल में वो थर्मोडायनेमिक्स का रीजन है, ठीक है ना, जहाँ पे डेल जी, डेल एच, ठीक है ना, डेल एस की बात की जाएगी। ठीक है ना, तो एक जो रिलेशन होता है ना डेल जी वाला, ठीक है ना, डेल एच माइनस, ये फॉर्मूला जानते होगे तुम लोग, जानते हो क्या ये वाला फॉर्मूला। हाँ, तो वही चीजें है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ठीक है ना, डेल जी का मतलब हो गया कि आपका अगर डेल जी कम होगा ना तो रिएक्शन क्या होगा, डेल जी लेस देन जीरो पे रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल जी ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब तुम ही बताओ डेल जी लेस कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से ये डेल एस भी पॉजिटिव है। डेल एस पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट से दो बनते हैं। इसका मतलब कैसे, जरा समझते हैं इस बात को। और हाँ, जैसे देखो दो सिग्मा फॉर एग्जांपल, खैर इसमें तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं किसी दूसरे एग्जांपल में समझाता हूँ। हाँ, इसमें देखो, ये वाले में देखो, एक बार में क्या हुआ, ये सिग्मा टूटा और ये सिग्मा टूटा, ये दोनों टूटा और बनाया एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट से मतलब एक सबस्ट्रेट से दो प्रोडक्ट बना, तो क्या एंट्रोपी बढ़ गई क्या, एंट्रोपी यही तो होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हुए कि नहीं बताओ। दो सिग्मा आप ब्रेक किए हो, मतलब दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है, ये थोड़ा सा बियॉन्ड इमेजिनेशन है, इस सब का कोई यूज नहीं है, बट एडवांस लेवल पे थोड़ा सा अगर आपको समझ आ रहा तो सुन लो कि दो सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और बना क्या रहे हो, मेजर तो यही है ना, ये तो खैर बाई प्रोडक्ट हो जाता है। तो आप देखो बना क्या रहे हो, एक पाई बना रहे हो,
मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दो ब्रेक कर रहे हो और बना क्या रहे हो, वीक। इसका मतलब ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा क्या, नहीं होगा ना। अब तक जितने रिएक्शन पढ़ रहे थे सब एक्सोथर्मिक था, लेकिन ये एक ऐसा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब डेल एच शुड बी ग्रेटर देन जीरो। डेल एच हीट। एक्सोथर्मिक में क्या होता है बताओ, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक में याद करो, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, निगेटिव एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये डेल एच क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, डेल एच पॉजिटिव है, तो टी जब हाई होगा तभी तो डेल जी निगेटिव होगा। तो इस डेल जी को निगेटिव करने के लिए टी को क्या रखना पड़ेगा बताओ भाई, दो वॉल्यूम, दो चीजें पॉजिटिव है, कौन कौन, डेल एच एंड डेल एस। मैंने समझाया क्यों पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो दोनों जब पॉजिटिव है तो ये जो टर्म है उसको मुझे निगेटिव करना है। क्यों निगेटिव करना है तुम जानते हो, डेल जी निगेटिव होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ये निगेटिव तभी होगा जब टी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर इसलिए ज्यादा होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, ये बेसिकली रीजन है। बाकी तो मैंने रेंज बता दिया कि 50, ये दोनों के बीच में होगा तो दोनों ही पॉसिबल हो सकती है। बट ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आपको हमेशा टेम्परेचर या तो हीट लिखा रहेगा या 50 से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है ना, 80 रहेगा, 100 रहेगा, इस तरह से। तो बताओ फर्स्ट में क्या आंसर होगा, सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन बन गया, आ गया क्या इसका आंसर। हम्म। तो 5 मेंबर रिंग, ये क्वेश्चन तो पहले भी हम कर, ये क्वेश्चन पहले ले चुके हैं क्या। हाँ तो एक काम करो, सीएल को यहाँ ले लेते हैं, तब अलग हो जाएगा ना। समझे कि नहीं, सीएल को मैंने यहाँ ले लिया। हाँ प्रोडक्ट सेम आने वाला, वही मैं समझाने वाला हूँ कि अभी भी प्रोडक्ट क्या आया होगा, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, अभी भी प्रोडक्ट यही आएगा मेजर, साथ में दो और बनेंगे जो माइनर होगा, बट हमें यहाँ क्वेश्चन में मेजर बोला है। वही है, यहाँ कार्बोकेटाइन के बदले, देखो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेबिलिटी बताओ कार्बोकेटाइन कितना है अभी, जल्दी बताओ। हाइपर कंजुगेशन, अब ये भी नहीं बता सकते तो कैसे होगा। और इसमें कितना है, क्या बोला था, लेस कार्बोकेटाइन हाई कार्बोकेटाइन में बदल रहा है, बोलो। इसके बाद ये बन जाएगा और ये बनेगा, तो सारा प्रोसीजर यही होगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो प्रोडक्ट वही आने वाला है मेजर। अब नेक्स्ट में देखो मैंने क्या किया है, Cl के जगह क्या ले लिया हूं मैं, OH। तो मैंने बताया था जिस तरह से HX निकलता है उस तरह से यहां से क्या निकाल सकता हूं, वाटर निकाल सकता हूं। तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, इसका नाम था डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, इवन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, भाई यही हो गया, इवन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इज नोन एज हाइड्रेशन। अब आप समझ पा रहे हो कि अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड, देखो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि इवन रिएक्शन ऑफ आर एक्स,
या इवन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। समझ आई बात? तो वही चीज हो रहा है। समझ आई? तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे इसको। अब ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगा तो रिएजेंट बदल जाएगा। इस समय रिएजेंट वाटर लेते थे, ठीक है ना, तो रिएजेंट यहाँ पे वाटर नहीं ले सकते ना, H2SO4 ले लिए। तो आपको याद हो SN1 में यही रिएक्शन हुआ था, वहां पे हमने क्या लिया था, HI, ठीक है ना। हमेशा रिलेट करके चीजों को पढ़ोगे तभी याद होगा। SN1 रिएक्शन में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो SN1 रिएक्शन में यही चीज, यही सेम प्रोडक्ट था, ठीक है ना। इस तरह से OH हो तो वहां पे SN1 में HI लिए थे। अब पता है ये इससे रिएक्ट करके क्या बना दिया था, पुअर लिविंग ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू बेटर लिविंग ग्रुप, याद है ना। एच ये लोन पेरिस को दे दिया था, OH2 बन गया था, लास्ट क्लास का ये चीज है, कार्बोकेटाइन बन गया। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी हो रही है, ठीक है ये। हाँ, तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, मतलब बेसिकली ये जो Cl जहाँ है ना वहाँ कार्बोकेटाइन बनाते हो, तो एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और वो कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, H2SO4 किस में ब्रेक होता है, 2H प्लस एंड SO4 माइनस माइनस। तो H प्लस इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, OH2, और एनीवे वाटर निकाल लेगा। क्लियर? अब आपको पता है तीन ही टाइप की रीअरेंजमेंट होती है, 7 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है। तो इस बार आपको रीअरेंजमेंट नहीं करानी थी एक्चुअली। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। अब आप ये H निकाल सकते हो, यहाँ वाला ये बीटा H हो गया, क्या क्या हुआ, ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया, सिमेट्रिकल है। और बीटा 3 इस बार कहाँ से निकालोगे, अगर मेजर बनाना होगा तो कहाँ से निकालोगे। एक चीज क्लियर हुआ कि 7 मेंबर नहीं बनाएंगे इस बार। तो ये हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट। किसका रीजन भाई, एंगल स्ट्रेन थ्योरी बता चुका हूँ ना। एंगल स्ट्रेन में आपको ये चीज बताया गया है, 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल, 5 4 3, ठीक है ना। 6 मेंबर में एंगल स्ट्रेन 0 होता है, इसीलिए तो आपको तीन ही रीअरेंजमेंट बार बार बताया गया है, CPM और 4 मेंबर के बाहर और 5 मेंबर के बाहर। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसका भी रीजन आपको पता है, तो हर बार चीजें रटना नहीं है, ठीक है ना। अब ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी। जैसे अगेन अगला क्वेश्चन वही है, कार्बोकेटाइन बनाओगे। अब देखो 5 मेंबर रिंग के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, 6 मेंबर रिंग, बोलो होगा ना, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 मेंबर रिंग में जब कन्वर्ट होगा, एक मिथाइल भी होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो मैं सीधा सीधा क्या करूँ, यहाँ पे बॉन्ड बना लूँ, ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अगर यहाँ बना था तो माइनर आता। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख दिया, सिर्फ H प्लस लिख देता। देखो लिखने का क्या क्या तरीका हो सकता था, इसका क्या क्या लिख सकता था, मैं सब लिखता हूँ। हो सकता है कि H3PO4 लिख देता। फॉस्फोरिक एसिड भी आपको पता है कि एक अच्छा ये इसमें वीक बेस होता है ये, ठीक है ना। तो वीक बेस कोई भी ले सकते हैं, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, या सिंपली वो H प्लस लिख देता, ठीक है ना। या फिर ऐसा कंडीशन लिख देता, H2O लिख देता और हाई टेम्परेचर लिख देता। तो एनीवे किसी भी सूरत में आपको कार्बोकेटाइन बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। और हीट लिखा है तो हमेशा क्या होगा, एलिमिनेशन। सिर्फ ये सब वीक दिया हुआ है ना, इस कारण से इवन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग में ये सब नहीं गिवन होगा, ना तो कॉन्क H2SO4 गिवन होगा, ना तो H3PO4 वगैरह गिवन होगा, ठीक। तो अब अभी अभी बताया था कि ये क्या बन जाता है, ये देखो इसका एप्लीकेशन मैंने दे दिया।
तो बार बार ये चीजें आपको मैं करा रहा हूँ इसलिए, चूंकि बॉन्ड शिफ्टिंग में बच्चे गलत करते ही करते हैं। तो क्या मैं इसको बना सकता हूँ सीपीएम? क्या ये सीपीएम बन जाएगा बताओ? अभी बताया, इतना बताने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्या बोला हूँ? 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये फिक्स है। 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा? सीपीएम। इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसका भी मैकेनिज्म कम से कम 200 बार बता चुका हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कर सकते। किस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे? इस बॉन्ड को। इस बॉन्ड को हमने सपोज यहाँ पे शिफ्ट किया इस तरह से, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो क्या बन जाएगा बताओ? और ये पॉजिटिव चार्ज, इसी को मैंने कैसा बना दिया? तो ये बनने का कहानी फिक्स है भाई। 5 मेंबर कैसे बना तुम बताओ मुझे? 5 मेंबर कैसे बन जाएगा बताओ? ठीक है ना? तुम खुद सोचो ना यार। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आओगे, ठीक है ना? अब इसके बाद तुम सोच रहे हो यहाँ ले जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। चेक करो जरा क्यों ऐसा नहीं हो सकता। इस पॉजिटिव चार्ज की अल्फा एच कितनी हो जाएगी? चेक करो। जब आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो अल्फा एच कितना है देखो, चेक करो। और जब आप इसको यहाँ भेजोगे तो कितना हो जाएगी? सब चीज का आंसर अल्फा एच है। अल्फा एच लिखने आएगा, सबका आंसर आएगा। कितना अल्फा एच है बताओ? इसमें क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? इसीलिए नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये जो पाथ है वो क्या है? गलत है। ये पाथ कभी रिएक्शन फॉलो नहीं करता। कौन सा पाथ करता है? ये करता। क्लियर? तो इस पाथ से रिएक्शन जाएगी तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी? डबल बॉन्ड बन जाएगी यहाँ पे, जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होगा। अब यहाँ बना था, किनारे में बना था तो अल्फा एच कम होता। अभी ज्यादा अल्फा एच है, मेजर। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने दोनों डिफरेंस किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा सब्स्टिट्यूशन? कौन सा सब्स्टिट्यूशन कराओगे? SN1 या SN2? हाँ, ये हाइड्रोलिसिस है SN1। ठीक है ना? तो SN1 में कार्बोकेटाइन भी स्टेबल बन जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा और उसी पॉजिटिव पे क्या लगा दोगे? OH। क्लियर? लेकिन दूसरे वाले में मेथड तो पहला मेथड सेम है, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन चूंकि हाई टेम्परेचर है तो क्या करा हुआ है? E1। E1 का मतलब इस हाइड्रोजन को हटाना है, ये यहाँ जाएगा और बनने वाला एल्कीन भी बनेगा रेजोनेंस। इसमें देखो बढ़िया रेजोनेंस है। ठीक है? तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या है? स्टेबल प्रोडक्ट। तो अब आपको समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है ना, और कौन सा है? यही तो सेट जब है। वो ये वाला हाईली अनस्टेबल होता है। इसका नाम होता है, देखो ये वाले एल्कीन को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। ठीक है ना? कॉन्जुगेटेड एल्कीन। कॉन्जुगेटेड एल्कीन में देखो रेजोनेंस है, मैंने बताया ना कि अभी रेजोनेंस है, इसलिए नाम है कॉन्जुगेटेड एल्कीन। ये वाले एल्कीन जहाँ पे एक ही कार्बन पे दो डबल बॉन्ड हो, इसको क्या बोलते हैं? एलीन। यानी क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव एल्कीन।
क्यूमुलेटिव एल्कीन इज नोन एज एलीन। तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए यही रीजन है इसका कि यहाँ पे मैं जीआई के केस में बताया था, प्लेन के बाहर चला गया था। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। तो ये नहीं बन सकता, ये जो बना है ना यही सेट जब है और यही मेजर भी है। क्वेश्चन में मेजर बोला गया। क्लियर। ये क्वेश्चन होमवर्क है, घर में ट्राई करना। ये सारे इवन है, कार्बोकेटाइन बनानी है, रीअरेंज करानी है। ऑलरेडी ये सारा क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूँ। ठीक है, आपको ऑलरेडी SN1 में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बार बार वही कंपाउंड है। ठीक है ना, तो SN1 में ये ट्राई करना है। नेक्स्ट हम लोग E1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग E1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल और E1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड दोनों सिमेट्रिकल देखे। ठीक है ना, अब देख रहे हो किसी क्वेश्चन में मैंने OH लिया, किसी क्वेश्चन में हेलोजन लिया। तो दोनों के मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ पे रिएजेंट में डिफरेंस है कि अल्कोहल होगा तो H+ होगा और हेलोजन होगा तो कोई एक बेस होगा। ठीक है, और हीट सब में है। तो ये सारे रिएक्शन क्या है, E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक, बट एक और रिएक्शन है E1 के जो अल्कोहल के हैं, आप इसको E1 रिएक्शन ही बोल सकते हो। इसकी भी मैकेनिज्म E1 ही होती है। और चूंकि ये अल्कोहल है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का अल्कोहल है। अल्कोहल कैसा है, 1,2 डायोल वाला है तो अल्कोहल ही, लेकिन 1,2 डायोल है। 1,2 डायोल इज नोन एज पिनाकोल। ठीक है, एंड दिस एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, दिस इज नोन एज पिनाकोलोन। तो क्या कह सकते हैं, व्हेन 1,2 डायोल इज ट्रीटेड विथ एसिड। ठीक है ना, अब एसिड यहाँ पे कोई भी एसिड ले सकता है। तो व्हेन 1,2 डायोल ट्रीटेड विथ एसिड एल्डिहाइड कीटोन as a product, then such type of reaction is called as phenol and phenacolone rearrangement। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्यों E1 लिखा हूं और इसलिए यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं इसको। तो मैकेनिज्म सिंपल है, एसिड तो लेना ही लेना है। ठीक है ना, तो जैसे ही एसिड लोगे तो आप जानते ही हो जिंदगी में H+ के पास एक ही काम है। क्या काम है H+ के पास, ये जो लोन पेयर है ये ले लेता है और क्या बन जाएगा बताओ। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएंगे, जैसा कि E1 में होता भी था। तो बेसिकली हाँ, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन जैसे ही फॉर्म हुआ, अब उसके बाद इस कार्बोकेटाइन की क्या करानी है, रीअरेंजमेंट करानी है। तो रीअरेंजमेंट कराने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोलोन एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में याद रखो सबस्ट्रेट क्या लिया था हमने, 1,2 डायोल, साथ में क्या लिया था, एसिड। तो एसिड सबसे पहले अल्कोहल से रिएक्ट करके OH2 बनाएगा और एनीवे कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, एक OH चला गया। अब उसके बाद यहां से पॉजिटिव चार्ज, मैंने बताया था कि जिंदगी में कभी भी पॉजिटिव चार्ज बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, रीअरेंज करने की। ठीक, तो इस कार्बन पे देखो क्या है, 2 CH3 है, एक OH है और एक ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है। तो आपके पास चॉइस क्या है, केवल CH3 को शिफ्ट कर सकते हो। तो देखो मैं उस CH3 को शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना क्या क्या हुआ। एक CH3 एज इट इज रहा, 2 CH3 यहाँ पे पहले से था, एक नया CH3 यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ध्यान देना। और ये नीचे OH है। ये बात सबको समझ आई। अब देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कार्बोकेटाइन के पास ये -I था,
लेकिन इस कार्बोकेटाइन के पास अब ये प्लस एम हो गया, तो नाउ यू सी कि स्टेबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो जब भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, क्यों, क्योंकि CH3 के शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जानते ही हो रेजोनेंस हो जाता है, ये डबल बॉन्ड इसको रेजोनेंस दे देगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी इस तरह से, OH पॉजिटिव और ये यहाँ पे 3 मिथाइल, बाद में H प्लस एज अ कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा, चूंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बताओ, कीटोन। दिस इज नोन एज पिनाकोलोन, ठीक है ना, पिनाकोलोन। और ये था आपका पिनाकोल। तो इसमें भी मैकेनिज्म क्या हुआ, इवन ही तो हुआ, चूंकि इवन क्या हुआ, एसिड लिए कार्बोकेटाइन बनाए, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग किए और प्रोडक्ट बना लिए। और हर बार इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा, मतलब कीटोन या एल्डिहाइड बनेगा, CO तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। जैसे सपोज एल्डिहाइड कब बनता, मान के चलो सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है, एक दूसरा रिएक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 OH लेना है, 1,2 डायोल ही क्या कहलाता है, पिनाकोलोन। अब बताओ इसमें हमने H प्लस लिया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ, किसी एक, हाँ किसी कार्बोकेटाइन पे, दोनों तो सेम है तो आप क्या बना दो, पॉजिटिव चार्ज बना लो। उसके बाद मैंने बताया है आपको क्या करने का, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले जाने का और इस OH को यहाँ ले जाना, 1,2 शिफ्टिंग, मतलब जो नॉर्मल रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है वही। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, देखो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, जहां जहां जो लिखा है वही लिख रहे हैं, देखो दिख रहा है, एक एक H है जिसको मैं अलग कलर से दिखाया था, ये नया H आ गया यहाँ पे। अब नाउ यू सी कि ये लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो अगला स्टेप क्या होगा बताओ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे, कार्बन की पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी और ऑक्सीजन पे आ जाएगी, तो देखो HCO, O पे आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होती है, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा बताओ, क्या ये बन जाएगा, बताओ, समझ आया। तो इस तरह से क्वेश्चन बना लोगे, चलो एक जल्दी मेरे सामने करके दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि आपको समझ आ गया, ठीक है। एक जल्दी से करके बताओ मुझे, एक तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, जल्दी से करके बताओ मुझे, CH3HOH, H प्लस डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो, जल्दी से लिखो, मैं और भी क्वेश्चन देता हूँ। चलो तो आंसर आ गया होगा थर्ड का, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन है, आपको पता ही है। वैसा अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो मैकेनिज्म से जा सकते हो, CH3OH, हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा कार्बोकेटाइन बना लेते हैं और बाद में उसकी शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या शिफ्ट करोगे, हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे C पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ OH, यहाँ CH3 है, हमने यहाँ पे हाइड्राइड को शिफ्ट किया है और CH3H, और जो शिफ्ट किया है वो ये H है, ठीक है। और जानते ही हो बाद में क्या होता है, यहाँ पे कीटोन, तो डायरेक्ट बना देता हूँ मैं, तो ये सब प्रोडक्ट आया तुम लोग का, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 एंड 5, जल्दी से क्विकली करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिनाकोलोन IIT में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जो भी लॉजिक है एक नया चीज इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है ना, वो सारी बातें सही है, लेकिन उसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड होता है इस रिएक्शन में, उसका नाम है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? माइग्रेटरी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब शिफ्ट होने का रेट। शिफ्ट होने के रेट के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, और ये याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना, मैं लिखता हूँ इसको, एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि हाइड्रोजन बहुत जल्दी माइग्रेट करता है। आप देखे होंगे यहाँ पे मैं CH3 को माइग्रेट नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ देखो, मुझे यहाँ पे चॉइसेस थी, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास चॉइसेस थी किसको किसको शिफ्ट करने की, हाइड्रोजन को और CH3 को। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देते हैं, CH3 रहेगा तो उससे फायदा होगा प्लस आई, ठीक है, यहाँ तो अपने आप को आप सेटिस्फाई कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ CH3 का यहाँ पे प्लस आई रहने से इस पॉजिटिव चार्ज को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिल रही थी, ठीक। बट इस बार देखो, एक्चुअल में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, H बहुत अच्छा माइग्रेट करता है, सबसे पहले माइग्रेट करता है, ये एक्सपेरिमेंटली आया है। उसके बाद पीएच और लास्ट में आता है CH3, ठीक है। CH3 मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, H, PH एंड R। तो अभी आपको देखो, अभी आपके पास चॉइस क्या है, पीएच और CH3। अगर आप ऊपर वाला लॉजिक नीचे लगाओगे तो आप खुद ही बताओ, यहाँ पे पीएच को रखना स्टेबल होगा या CH3 को? समझ पा रहे हो? मैंने यहाँ पे शिफ्ट किसको किया है, देखो पीएच को शिफ्ट किया है कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब पीएच चला गया तो रेजोनेंस चला गया ना यार। सोचो, तुम खुद ही बताओ, अगर मैं यहाँ पे, ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, पीएच रहने देता हूँ, दूसरा कंडीशन, और इसमें किसको शिफ्ट किया, मैं पीएच को। दूसरे में समझाता हूँ कि मैं किसको शिफ्ट किया, दूसरे में आपको मैं समझाता हूँ कि शिफ्ट मैं किसको कर रहा हूँ, CH3 को शिफ्ट करने वाला हूँ, पॉजिटिव पीएच CH3, और एक नया क्या आ गया यहाँ पे, CH3, ध्यान देना, और एक OH तो पहले से है। अब बताओ तुम दोनों, इन दोनों में से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ? स्टेबिलिटी भी नहीं, स्टेबिलिटी है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो इसलिए आया क्योंकि स्टेबिलिटी से ये चीज क्लियर नहीं होगा। ऑल्दो स्टेबल ज्यादा ये है, मोर स्टेबल 2 है। क्यों है? क्योंकि पीएच का रेजोनेंस मिल रहा है उसको, और यहाँ पे क्या मिल रहा था, CH3 का प्लस आई, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 वाला। लेकिन अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। तो इसीलिए मैं बोला कि ऊपर में ये लॉजिक सेटिस्फाई हो गया, नीचे वाले में नहीं हुआ। तो इसीलिए दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि हाइड्रोजन जो है सबसे पहले माइग्रेट करता है, फिर फिनाइल करता है, और फिर CH3 करता है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन था ही नहीं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 था, रूल लगाओ, कौन आएगा बताओ, हाइड्रोजन CH3 में कौन आएगा, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन ही शिफ्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी सप्लाई हुआ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ भी अप्लाई हुआ, ठीक है ना। तो इसमें रेजोनेंस नहीं देख सकते। दूसरे में चलो, दूसरे में रेजोनेंस अगर तुम देखते, अगर देखो ये तो एक्सपेरिमेंटली आया ना, ये तो मुझे इस क्वेश्चन में बताना पड़ रहा है, इसकी बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। मोर स्टेबल तो ये है, लेकिन अगर हम इससे मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है।
तब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिखना पड़ रहा है। तो माइग्रेटरी में कौन कौन है, देखो CH3 और पीएच है। अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन पहले माइग्रेट करेगा, CH3 पीएच में कौन करेगा, देखो पहले कौन माइग्रेट करेगा। सेकंड क्वेश्चन आर और एच में 10 बार बोल चुका हूँ, CH3 और पीएच में कौन माइग्रेट करेगा अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी पीएच। तो पीएच को शिफ्ट किए, देखो पीएच को शिफ्ट किए, इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर स्टेबिलिटी देखा जाए तो सेकंड प्रोडक्ट बनना चाहिए था, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जाए तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनना चाहिए था, इसलिए ये यूजफुल है। और इसको याद रखना सिंपल है। इसके लिए कोड क्या रख सकते हो आप, हमारा प्यारा राजस्थान, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए। स्टेबिलिटी से जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का सेकंड क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो। अगर कोई CH3 शिफ्ट कर दिया तो प्रोडक्ट गलत आ जाएगा, तो पीएच शिफ्ट करना है। क्लियर है। यहाँ पे तो खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे चारों क्या है, पीएच है, तो पीएच को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, पीएच 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 पीएच। क्लियर है, समझ में क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन है, पहले ट्राई करो इसको फिर आंसर डिस्कस करें। ठीक है चलो, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आया, यही ना, आंसर तो यही होगा। अब नहीं आया उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि सबसे पहला, अब ये दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल नहीं है, 1 एंड 2 इज नॉट सिमेट्रिकल पोजीशन। पहला क्वेश्चन यही होता है कि 1 पे कार्बोकेटाइन बनाओगे या 2 पे। अपने आप से पूछो कि कार्बोकेटाइन कहाँ बनाएंगे, 1 पे या 2 पे। तो क्वेश्चन ये माइंड में आना चाहिए कि स्टेबल कहाँ बनेगा, तो 1 पे बनेगा। बोलो, 1 पे बन गया। क्लियर है ये चीज। चलो, तो 1 पे क्यों बना, क्योंकि उसको रेजोनेंस मिल जाएगा ना, पीएच पीएच पॉजिटिव, दो दो प्लस है मिल गया, उसके बाद 2 CH3 और OH। ठीक, अब आप मुझे बताओ किसको शिफ्ट करना है, अब रीअरेंजमेंट किसकी करानी है। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जरूरत ही नहीं है ना। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जरूरत कब पड़ती है, देखो पिछले क्वेश्चन में खुद दिमाग लगाओ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जरूरत कब पड़ती है, जब आपके पास चॉइस हो H को ले जाना या CH3 को। आपके पास चॉइस हो CH3 को ले जाना, पीएच को ले जाना। आपके पास यहाँ पे चॉइस नहीं है, दोनों पीएच है, सेम हो गया ना, तो यहाँ तो नहीं लगेगा ना भाई। किसको ले जाओगे, दोनों तो CH3 है ना, तो CH3 को ले गए, तो इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जरूरत ही नहीं पड़ी। नो यूज ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। समझ आया कि नहीं आया। अब इसमें गलत इसलिए हुआ आपका, क्योंकि आपने कार्बोकेटाइन 2 पे बना लिया होगा। बोलो, अबे 2 पे बनाओगे तो प्रोडक्ट ये आएगा क्या। हाँ, तो गलत होगा ना वो चीज। समझ आया नहीं आया। हाँ, तो पहला चीज, पहला स्टेप अगर गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा। इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जरूरत ही नहीं पड़ा। सेकंड भी वही है, सेकंड में भी जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, दोनों सेम है, तब तक माइग्रेटरी का क्यों जरूरत पड़ेगा बताओ। नो यूज ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। थर्ड में जरूरत पड़ेगा, देखो दोनों अलग है। पहले किस पे बनाऊं, 1 पे बनाऊं 2 पे बनाऊं। 2 पे बनाओ, तो H शिफ्ट होगा या CH3।
देखो एच शिफ्ट हुआ है, देखो ध्यान से, एच शिफ्ट हुआ है देखो। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन देख के लिख सकते हो, मुझे बिना मैकेनिज्म का लिख दिया मैं। आप भी लिख सकते हो अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखो पिनाकोलोन पिनाकोल रीअरेंजमेंट तो नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म वही है। आपको पता है ना, एजीसीएल, एजीसीएल रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पीपीटी बना लेगा। इसका मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। आपको पता ही है कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो रिएक्शन हो जाती है। तो उसी के जैसा रिएक्शन, तो जरूरी नहीं कि हर बार OH OH दो, ऐसा चेंजेस किया जा सकता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो होमवर्क रहेंगे, आपको आज ट्राई करनी है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, पिनाकोल पिनाकोलोन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल का। अल्कोहल यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद हम लोग E2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ईथर देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।